एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में आप लोगों का स्वागत है। नागरिकता का ये सेकंड पार्ट हम देख रहे हैं आज। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रमुख अनुच्छेद वगैरह पढ़ लिए थे और बेसिक जितनी जानकारी थी वो सब कुछ हमने देख ली थी। आइए देख लेते हैं कि यदि आपको नागरिकता ग्रहण करनी है, अर्जन करना है नागरिकता का, तो किस आधार पर आप नागरिकता का अर्जित कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से ये 5 प्रकार से आप नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। पहला है जन्म से। तो जन्म से जो आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए कुछ कंडीशन है, जैसे कि 26 जनवरी 1950 के बाद आपका जन्म हुआ हो। 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म हो, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले हो। 1 जुलाई 1987 से आपका पहले हो। तो इस तरह के जो व्यक्ति होंगे वो भारत के नागरिक होंगे। 2003 में एक संशोधन किया गया था और उसमें बताया गया था कि जो 2003 में संशोधन करके बताया गया कि भाई अगर बच्चा जन्म होता है 2003 के लागू होने से पहले, यदि इस संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले यदि किसी बच्चे का जन्म होता हुआ तो वो क्या होगा, भारतीय नागरिक कहलाएगा। ठीक है, तो इतना मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा देख लेते हैं, वंशानुगत। दूसरा है आपका वंशानुगत। तो इसमें क्या है कि 26 जनवरी 1950 से और 10 दिसंबर 1992 के बीच यदि कोई बाहर जन्मा है, किसी का जन्म बाहर हुआ हो, इस डेट से ना 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच में किसी का जन्म बाहर हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति के पिता जो फादर हैं उस बच्चे के, वो उस समय भारतीय नागरिक हों जिस समय उसका जन्म हुआ। तो ये कंडीशन है, अगर ऐसी कंडीशन को आप फुलफिल करते हो तो आप भारत के नागरिक कहे जाएंगे। 10 दिसंबर 1900, अच्छा दूसरी कंडीशन इसमें एक और है कि अगर ऐसा हुआ कि 10 दिसंबर 1992 के बाद कोई बच्चा जन्म ले रहा है और वो बाहर ले रहा है, भारत से बाहर ले रहा है, तो क्या होगा, तो माता हो या फिर पिता हो, क्या हो, उनमें से एक कोई एक माँ, उस बच्चे की माँ या उस बच्चे के पिता भारतीय नागरिक हों, तो आपको क्या है, भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। तो वंशानुगत में ये कंडीशन आ गई। अब तीसरा है पंजीकरण द्वारा। ठीक है, तो बाय रजिस्ट्रेशन। तो इसमें क्या है कि अगर कोई 7 साल भारत में रह ले तो वह अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो इसमें और कुछ भी कंडीशन है, जैसे कि अगर भारत के जो नागरिक हैं उनके नाबालिग बच्चे हैं तो वो भी पंजीकरण द्वारा नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। अच्छा, एक और कंडीशन इसमें है कि अगर कोई जैसे भारतीय है तो भारतीय से विवाह कर ले, क्या, भारतीय से विवाह कर ले, कोई शादी कर ले, अगर कोई भारतीय से विवाह कर लेता है, ठीक है, लेकिन इसमें भी कंडीशन ये है कि 7 साल पहले वो भारत में रह चुका हो। ठीक है, तो ये वाली 7 ईयर कंडीशन सभी में है लगभग। ठीक है, तो ये वाली हो जाएगी आपकी बाय रजिस्ट्रेशन। अब ये वाली कंडीशन देख लेते हैं, इसमें को बोलते हैं देशीयकरण। देशीयकरण, नेचुरलाइजेशन। तो इसमें क्या होगा कि कुछ कंडीशन होती हैं कि भाई हम किस आधार पर आपको नागरिकता दें। तो उनमें कि जैसे अच्छे चरित्र वाला हो, भाषा का अच्छा ज्ञान रखता हो, लेकिन यहाँ कंडीशन ये आपको जरूर याद रखनी पड़ेगी कि 8वीं अनुसूची है ना, तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। तो उन 22 भाषाओं में से किसी एक का वो बहुत अच्छा ज्ञाता होना चाहिए, मतलब अच्छा ज्ञाता होना चाहिए, उसको अच्छी नॉलेज हो। 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं किसी एक की, फिर ऐसे व्यक्ति को भी नागरिकता दी जा सकती है कि भाई इस वाले को भी मिल जाएगी, इसमें ही आएगी देशीकरण द्वारा कि जो जैसे विज्ञान हो गया, साइंस हो गई, आर्ट हो गया, और ये साहित्य, मानव विकास क्षेत्र, ये सब में अगर वो विशेष कार्य कर चुका हो तो ऐसे व्यक्ति को भी भारत क्या करेगा, नागरिकता प्रदान कर देगा। ठीक है, अच्छा हाँ, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए कि किसी ऐसे देश से ना आए जहाँ भारतीयों को नागरिकता ना दी जा रही हो, तो ऐसे देश से ना आए। ठीक है, ऐसे देश से ना हो जहाँ भारतीयों को नागरिकता ना मिलती हो।
ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर भारत का कोई व्यक्ति ना उस देश की नागरिकता लेना चाहे तो ऐसा कोई देश ना होना चाहिए, मतलब उस देश का व्यक्ति ना हो वो जिसमें भारतीयों के लिए नागरिकता न मिल रही हो। ठीक है, तो ऐसे देश से ना हो जहां भारतीयों को नागरिकता न दी जाती हो। तो ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। अब आगे देख लेते हैं। तो अच्छा, और कैसे मिलेगी नागरिकता? और ऐसे भी मिलेगी नागरिकता कि अगर भारत अपना क्षेत्र विस्तार करता है, किसी क्षेत्र को अपने अधीन कर लेता है, उसे मिला लेता है, ठीक है, तो क्या होगा कि उस क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं, उस क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं यानी कि नए क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं वो क्या होंगे, भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित होने के कारण उनको भी नागरिकता भारत की मिल जाएगी। तो इस आधार पर 5 पॉइंट थे, तो पाँचों को आपने देख लिया। ये स्टेटमेंट बनाकर आते हैं क्वेश्चन, तो आप लोग कर देंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे। अच्छा, अब नागरिकता संबंधी कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं, तो इनको थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे आर्टिकल 5 है, तो आर्टिकल 5 में क्या कहा गया है कि जो नागरिकता है, जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय क्या है कि नागरिकता के बारे में बताया गया था, तो वही है ये नागरिकता संबंधी। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान किस समय है? जब देश का कानून संविधान लागू हुआ। ठीक है, तो संविधान के प्रारंभ पर जो है नागरिकता के बारे में आप देखेंगे तो अनुच्छेद 5, आर्टिकल 5, ठीक है। अनुच्छेद 6 में क्या है, भारत से पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें यह है कि अगर कोई व्यक्ति 1948 जुलाई 1948 से पहले कोई व्यक्ति भारत आ जाता है तो वो भारत का नागरिक होगा। ठीक है, क्या अगर कोई व्यक्ति जैसे पाकिस्तान में है, कोई व्यक्ति पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान से भारत है ना, तो अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान में है और वो भारत आ गया कब, जुलाई 1948 से पहले, तो उसको नागरिकता खुद मिल जाएगी। ठीक है, उसको नागरिकता खुद मिल जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर कोई व्यक्ति जैसे यहाँ आया 1948 जुलाई 1948 के बाद कोई व्यक्ति आया, ठीक है, तो पहले की बात तो मैंने बता दी कि अगर उससे पहले आया तो उसको मिल ही जाएगी। अगर ऐसा हुआ कि जुलाई 1948 के बाद आया कोई, तो उसको क्या 6 माह रहना पड़ेगा, 6 माह, है ना, 6 माह स्थायी रूप से रहना पड़ेगा, मतलब कि यहीं पर रहना पड़ेगा। उसके बाद उसका पंजीकरण के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 7 में देखें तो 7 में क्या है, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले भारत से, ठीक है, अब भारत से अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान जाता है, ठीक है, तो उनके बारे में नागरिकता के अधिकार हैं। ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला जाता है तो उनके नागरिकता संबंधी अधिकार हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि मार्च 1947 1947, ठीक है, मार्च 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, मतलब समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 8 में देखिए, अनुच्छेद 8 में क्या है, तो अनुच्छेद 8 में ये बताया गया है कि भारत के जो बाहर रहने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, लेकिन भारतीय उद्भव के समय, ठीक है, भारतीय उद्भव के समय भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के संबंधी अधिकार हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें यह हो गया कि जैसे आपने देखा 1935 में भारत शासन अधिनियम है और उसके बाद बर्मा को अलग किया गया था 1937 में, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1935 में अविभाजित भारत था, तो उस समय मतलब भारत का कोई भाग बांटा नहीं गया था। तो उस टाइम यानी कि 1935 से पहले अगर कोई व्यक्ति जन्म लिया है ना, क्योंकि भारत का विभाजन आप देख लें कि बर्मा में कब हुआ, 1937 को अलग किया गया। तो इन 1935 को माना उन्होंने कि भाई 1935 से अविभाजित भारत है ना, तो अविभाजित भारत में अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो ऐसे व्यक्ति के अधिकार, जो नागरिकता संबंधी अधिकार हैं, उनका प्रावधान किस में है, अनुच्छेद 8 में है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये वाली बात कह रहा है कि भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्ति, तो भारतीय उद्भव के व्यक्ति वे आ गए जो 1935 से पहले यहाँ जन्म ले लिए। ठीक है, चाहे वो अब भारत के बाहर रह रहे हों, है ना। ठीक है, अनुच्छेद 9, तो अनुच्छेद 9 को देख लिए, आर्टिकल 9 क्या कह रहा है कि विदेशी नागरिकता को स्वेच्छा से अर्जित करने। ठीक है, अब 9 में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो भारत चला गया, भारत से बाहर चला गया और उसने विदेश की नागरिकता ग्रहण कर ली, कोई अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली,
अपनी इच्छा से, तो क्या होगा, भारत की जो नागरिकता के अधिकार हैं वो खत्म हो जाएंगे उसके, भारत का नागरिक अब वो नहीं रहेगा। तो 9 मतलब नो, ठीक है, तो आप भारत के नागरिक नो, ठीक है, तो ऐसे आप याद भी रख सकते हैं। अभी थोड़ा मैं बता भी दूंगा कि आप कैसे जल्दी से याद रख सकते हैं। आर्टिकल 10 में ये बात कही गई है कि भाई जो नागरिकता के अधिकार हैं, ठीक है, नागरिकों के नागरिकता के अधिकार हैं वो बने रहने चाहिए, तो इस बारे में प्रावधान है। 11 में क्या है कि भाई संसद को ये अधिकार मिल रहा है कि वो कानून विधि द्वारा विनियमन, मतलब ये रेगुलेशन बोलते हैं इसको, तो संसद को ये अधिकार मिल रहा है कि नागरिकता के जो अधिकार हैं, ठीक है, तो नागरिकता के जो अधिकार हैं वो विधि द्वारा यानी कि लॉ द्वारा विनियमन करना, रेगुलेट करना उनको ना, तो ठीक है, तो वो क्या करें कि संसद रेगुलेट करती है, किसको करेगी बताइए, ये नागरिकता के जितने अधिकार हैं उनको, ठीक है, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का, ये सब करने का अधिकार किसको है, संसद को है। तो अनुच्छेद 11 में ये बात कही गई, ठीक है, तो इस तरह के आप थोड़ा याद रख सकते हैं, ठीक है। तो 6 में देखेंगे आप, अगर 6 में 5 में तो आपको पता चल गया कि भाई नागरिकता का अधिकार के बारे में बात की गई कि नागरिकता का जैसे ही लागू हुआ 1950, तो उसी समय जो नागरिक कौन होंगे, वो किस कैटेगरी में होंगे या कौन कहलाएंगे नागरिक, वो अनुच्छेद 5 में है, ठीक है। तो अनुच्छेद 5 की बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो 6 में क्या है कि 6 मतलब इसमें ये हो गया कि भाई जो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करना है, मतलब कि पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, ये कहा जा सकता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पाकिस्तान छोड़कर आ रहा है भारत, ठीक है, तो उनके अधिकार हो जाएंगे यहाँ, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएंगे, साथ में जो साथ जा रहा है पाकिस्तान के, कौन जा रहा है साथ, जो पाकिस्तान को प्रव्रजन कर रहे हैं, भारत से पाकिस्तान को जा रहे हैं, तो वो कौन हो गए, साथ, जो पाकिस्तान के साथ हैं वो 7 में हो गए, और पाकिस्तान को जो छोड़ रहे हैं वो 6 में हो गए, ठीक है। तो इतना क्लियर हो जाएगा मुझे लगता है। और 8 में यह है कि जो भारत के 8 में मतलब ये हो गया कि 1935 से पहले अगर आप देखेंगे तो उस समय 1935 तक, बल्कि 37 तक ये हुआ कि भारत अविभाजित था। तो अविभाजित में जो भी व्यक्ति जन्मा होगा उसको किसी भी आधार पर क्या है, नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वाले में 8 में हो गया। और 9 को मैंने बोला नो, तो आप अगर विदेशी नागरिकता आपने ग्रहण कर ली तो आपको क्या है, इस देश की नागरिकता जो है नहीं मिलेगी, तो ये 9 में हो गया। 10 में आपको पता चल गया कि नागरिकों के जो अधिकार हैं उनके बने रहने की बात है। और 11 में मैंने बताया कि भाई संसद अब कानून बनाएगी किस पे, नागरिकता से संबंधित जितने भी होंगे। तो इस तरीके से जो नागरिकता वाला चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो गया। तो मैं इसके बाद एक जो वीडियो बनाऊंगा उसमें क्या करूँगा कि यहाँ से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, और कुछ अगर 1-2 पॉइंट ऐसा हुआ होगा जो छूटा हो तो वह उसमें कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है।